नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। और आज है 22 जुलाई 2020 और हम लोग करने वाले हैं आज के मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स का डिस्कशन। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ जिन लोगों को इस लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। पर डे आपको वहां पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर्स की। हमारा पहला करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, लालजी टंडन की मृत्यु पर कितने दिन का राजकीय शोक रखा गया है। जैसा सभी को मालूम है, हमारे करंट जो राज्यपाल थे लालजी टंडन, उनका निधन हो गया है। उनका किडनी का ऑपरेशन हुआ था लखनऊ में, जैसा कि मैंने आपको कुछ दिन पहले डिस्कस किया था हमारे करंट अफेयर्स में। माननीय शिवराज सिंह चौहान और भी वरिष्ठ नेतागण उनसे मिलने गए थे। तो उनकी मृत्यु पर कितने दिन का राजकीय शोक रखा गया है। तो आपके ऑप्शन है 10 दिन का राजकीय शोक, 5 दिन का राजकीय शोक, 2 दिन का राजकीय शोक या 15 दिन का राजकीय शोक। तो इसका राइट आंसर है आपका 5 दिन का राजकीय शोक। जी हाँ, श्रीमान लालजी टंडन जो कि राज्यपाल थे मध्य प्रदेश के, इनकी मृत्यु पर राजकीय शोक रखा गया है मध्य प्रदेश में 5 दिन का। चलिए देखते हैं क्या है इनसे रिलेटिव। राज्यपाल की जब चर्चा हो ही गई है तो राज्यपाल से संबंधित हम प्रमुख जो फैक्ट है मध्य प्रदेश तथा अन्य जो फैक्ट है राज्यपाल से संवैधानिक प्रावधान है उनको देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्यों में बैठता है, जिसका प्रमुख कार्य क्या है, राज्यपाल की योग्यताएं मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो हम लोग डिस्कस करते हैं राज्यपाल की योग्यताएं। तो सर्वप्रथम राज्यपाल की योग्यता यह होती है कि 35 वर्ष की वह आयु पूर्ण कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो और किसी भी लाभ का पद धारण ना करता हो तथा संसद सदस्य बनने की सारी योग्यताएं वह रखता हो, साथ ही साथ भारत का नागरिक हो। यह तो हुई प्रमुख विशेषताएं जो राज्यपाल के अंदर होनी चाहिए। सेकंड पार्ट ये होता है कि प्रमुखता से राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है, परंतु इस बीच में अगर कोई गवर्नमेंट चेंज होती है तो वह स्वतः ही अपना त्यागपत्र देता है। यहाँ गवर्नमेंट चेंज होने से तात्पर्य मेरा है, जैसे कि अभी केंद्र में बीजेपी गवर्नमेंट है और सडनली मानिए कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है तो जो बीजेपी से संबंधित अधिकतम राज्यपाल है वह इस्तीफा दे देते हैं। यहाँ पर राज्यपाल में दोबारा कहना चाहूँगा, यह एक संवैधानिक पद है, इसका किसी भी राजनीतिक पॉलिटिक्स से संबंध नहीं होता है। इसको जो जिम्मेदारियां हैं वह संविधान में निर्धारित की गई हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट है राज्यपाल से संबंधित, राज्यपाल का जो वेतन होता है वह किस पर आधारित होता है, राज्य की संचित निधि पर। जी हाँ, राज्य की संचित निधि से राज्यपाल को वेतन दिया जाता है। इसके कार्य क्या है, राज्य का जो प्रमुख जो भी संवैधानिक अधिकारी होते हैं उन सबको शपथ दिलाना। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट इसका यह है कि जो विधानसभा होता है, विधानसभा होती है, उसके सत्र का क्या होता है, उसका छत्रावासन करना तथा उसका आह्वान करना, यानी सत्र को बुलाना तथा उसका जो समापन है वह करना तथा जो सत्र शुरू होता है उसका जो भाषण की शुरुआत होती है वह भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। सेकंड इंपॉर्टेंट, जो भी बहुमत दल का मुखिया होगा उसे मुख्यमंत्री इट मीन सीएम के लिए चुनना, यह राज्यपाल का स्वविवेक होता है। काफी और इंपॉर्टेंट फैक्ट है राज्यपाल के जो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, पट्टाभी सीतारामन, जैसा कि सभी को मालूम है। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, सरला ग्रेगवाल। और अब तक 5 कार्यवाहक राज्यपाल मध्य प्रदेश के बन चुके हैं। कार्यवाहक से तात्पर्य यह है कि जो वर्तमान राज्यपाल किसी कारणवश ना हो तो उनकी जगह पर बनाए जाते हैं, इसलिए उन्हें कार्यवाहक राज्यपाल कहा जाता है। यहाँ पर देखिए कुछ आर्टिकल हैं संविधान से संबंधित। अनुच्छेद 153 के मुताबिक देश के प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक राज्यपाल होगा, साथ ही साथ एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। जैसे कि अभी आनंदी बहन मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। तो इस तरीके से राज्यपाल 1 या 1 से अधिक राज्यों में भी नियुक्त किए जा सकते हैं। साथ ही साथ राज्यपाल क्या करता है, अनुच्छेद 333, यहाँ पर आप इसको इंपॉर्टेंट समझ के रखिए काफी अधिक। अनुच्छेद 333 के अनुसार यह जो एंग्लो इंडियन होते हैं उनकी अगर इनको लगता है कि कम है, विधानसभा में पर्याप्त उनको प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उनका एक सदस्य है चुन सकते हैं। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि जो भी संवैधानिक अधिकारी होते हैं, जैसे आप राज्यों के प्रमुख राज्यों के जो उच्च न्यायालय होते हैं उनके जो प्रमुख न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ दिलाते हैं, तथा विभिन्न प्रकार के जो भी पदाधिकारी होते हैं, आयोग होते हैं, अल्पसंख्यक होते हैं राज्य आयोग, ओबीसी राज्य आयोग होते हैं। तो ये जितने भी राज्य इस तरीके के जो आयोग होते हैं, महिला आयोग होता है, आपका मानवाधिकार आयोग होता है, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य SC ST आयोग होते हैं, तो इन सब के जो प्रमुख होते हैं
हैं उनको शपथ भी कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। तो यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट राज्यपाल से संबंधित डिस्कस किए। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोविड से जंग जीतने वाले मरीजों को बनाया जाएगा ब्रांड एम्बेसडर। यह काफ़ी बड़ा इनिशिएटिव है और काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि जिस तरीके से आज हमारे भारतीय समाज में कोरोना को लेकर बेमनस्ता फैलती जा रही है, जिस व्यक्ति को कोरोना होता है लोग उनसे घृणा करने लगते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें बीमार व्यक्ति से घृणा नहीं करना है, हमें बीमारी से बचाव करना है। और यह ऐसी बीमारी है कि यह किसी को भी हो सकती है और इस समय इस बीमारी की कोई भी दवा उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा काम करता है व्यक्ति को मिलने वाला मेंटली सपोर्ट। तो हमें हर उस व्यक्ति को, चाहे वो हमारा पड़ोसी हो या हमारे गाँव का हो या हमारे शहर का हो या हमारे परिवार को हो, अगर उसे कोविड-19 होता है तो उसे सबसे अधिक आवश्यकता है इमोशनल सपोर्ट की। तो इसीलिए जो भी व्यक्ति कोरोना से जंग जीत रहे हैं उनके लिए क्या नियुक्त किया जाएगा? ब्रांड एम्बेसडर। यह किसने कहा? तो यह कहा है माननीय विश्वास सारंग ने, जो कि शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री हैं मध्य प्रदेश के। देखते हैं क्या कहा, कब कहा, किस तरीके से इन्होंने ये चीज कही। तो कोविड-19 इट मींस कोरोना से जंग जीतने वाले मरीज ब्रांड एम्बेसडर बनकर क्या करेंगे? प्रेरणा के स्रोत बनेंगे। इससे उन लोगों में प्रेरणा का संचार होगा जो वर्तमान में इस बीमारी से जूझ रहे हैं, तथा उन्हें भी हिम्मत आएगी कि वह भी इसे क्रॉस करके अपना जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री, जैसा कि मैंने आपको बताया है, चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री हैं श्री सारंग की मौजूदगी में 52 लगभग मरीज चिरायु से घर लौटे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग ने कहा कि कोविड से जंग जीतकर घर लौट रहे मरीजों को दूसरों के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनकर लोगों को क्या बनना चाहिए? प्रेरणा स्रोत बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे लोग संयम और अनुशासन में रहने की सीख दें और बताएं कि कोरोना से डरना नहीं बल्कि उसे हराना है। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अधिक संक्रमण वाले जिलों में अब कितने दिन लगेगा लॉकडाउन? 2 दिन, हफ्ते भर, 5 दिन? यह निर्भर करेगा कलेक्टर पर। इसका राइट आंसर है 2 दिन। जी हाँ, अभी हमारे मध्य प्रदेश में पूर्ण रूप से रविवार, संडे को टोटल लॉकडाउन 1 दिन का लगाया जाता है, परंतु किन्हीं जिलों में अगर लगता है कि संक्रमण अधिक बढ़ रहा है और हॉटस्पॉट बन चुके हैं तो उन जिलों में 2 दिन का लगाया जा सकता है लॉकडाउन। यह निर्भर करेगा कलेक्टर पर। चलिए आते हैं। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर हमने कोविड-19 का डिस्कस किया है, तो कोविड-19 से इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट बनते हैं हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि जीवन ज्योति योजना महिलाओं को दी गई है, मास्क बनाने का निर्माण किया जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट क्या है? रोको टोको, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सार्वजनिक स्थल पर जो व्यक्ति मास्क नहीं लगाते हैं उन्हें रोका जाएगा, टोका जाएगा तथा 20 रुपये पर मास्क उपलब्ध कराया जाएगा। यह विभिन्न प्रमुख योजनाएं थी। साथ ही साथ किल कोरोना अभियान काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये किल कोरोना अभियान 1 जुलाई से शुरू हुआ था, भोपाल से यह शुरू हुआ था तथा मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों तक यह पहुंचा है। अभी तक कोविड इसके अंतर्गत 100% जो मरीजों की जांच होनी थी किल कोरोना अभियान के तहत, मरीजों की नहीं सभी लोगों की मध्य प्रदेश में जो सर्वे होना था वो लगभग 100% किस तारीख तक हो गया है? 20 जुलाई तक। 1 जुलाई को यह शुरू हुआ था और 20 जुलाई तक लगभग 100% लोगों का इसमें कोरोना सर्वे की जांच हो चुकी है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के अनुसार। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश में किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वालों को क्या सजा दी जाएगी? काफी बड़ा यह फैसला लिया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी, रासुका की कार्रवाई की जाएगी, जुर्माने तथा सजा दोनों की कार्रवाई की जाएगी या जिला बदल किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रासुका की कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, किसानों से किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी करने वाले कोई भी व्यापारी या कोई भी व्यक्ति जो किसानों को खरीद फरोख्त आदि में किसी भी प्रकार की बेईमानी करते हैं उन पर रासुका की कार्रवाई की जाएगी। यह कड़ा फैसला लिया है मध्य प्रदेश के मंत्री हैं जो यहाँ पर देखिए, किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वालों के विरुद्ध लगेगा रासुका, मंत्री श्री पटेल। विभागीय समीक्षा में कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री हैं ये कमल पटेल, इन्होंने कहा है। यह कौन है? किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री पटेल ने कहा कि किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वालों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की रियायत नहीं बरती जाएगी। उन्होंने मंत्रालय में विभागीय समीक्षा करते हुए किसानों के साथ धोखा करने वालों के विरुद्ध रासुका के प्रकरण बनवाए जाने संबंधी आवश्यक कार्रवाई के निर्देश अधिकारियों को दिए। यह काफी बड़ा कदम है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का और किसानों के हित में भी काफी इंपॉर्टेंट यह कदम है। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में कोविड-19 की मॉनिटरिंग हेतु किसे नोडल अधिकारी बनाया गया है? जी हाँ, यह नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं मध्य प्रदेश में। जो कोविड-19 की जो एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है उसके अधिकारी नोडल अधिकारी किसे बनाया गया है? आपके ऑप्शन है नीलेश दुबे, विपिन दीक्षित, राजेश मिश्रा, राम
पाल सिंह। तो इसका राइट आंसर है आपका नीलेश दुबे। जी हाँ, नीलेश दुबे को इस पद पर नियुक्त किया गया है और ये नियुक्त किसके द्वारा किया गया है, देखते हैं पूरी न्यूज क्या है। आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने उप संचालक श्री नीलेश दुबे को प्रदेश की नगरीय निकाय में, यानी नगरीय निकाय में जो गठित की गई है यह कमेटी कोविड-19 की मॉनिटरिंग के लिए नोडल अधिकारी नामांकित किया गया है। गौरतलब है कि नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने विभागीय समीक्षा बैठक में कोविड-19 की मॉनिटरिंग के लिए एक नोडल अधिकारी बनाने के निर्देश दिए थे। तो हमारे नगरीय एवं विकास मंत्री कौन है, भूपेंद्र सिंह, और इन्होंने यह सुझाव दिया था तथा उसी के आधार पर यह नोडल कमेटी के बनाए गए हैं विकास दुबे। चलिए देखते हैं हमारा आज का सवाल। जैसा कि सभी को मालूम है, हम डेली बेसिस पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं। कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि महिला साक्षरता में टॉप पर भोपाल है तो सबसे नीचे कौन आता है, तो काफ़ी लोगों ने काफ़ी अच्छा आंसर दिया है, अलीराजपुर। काफ़ी सही तरीके से आंसर दिया है। इसी के साथ साथ मैं बताना चाहूँगा टॉप पर आता है हमारे यहाँ साक्षरता में जबलपुर। इसके साथ साथ सेक्स रेशियो में टॉप पर कौन आता है, जो लिंग अनुपात है सेक्स रेशियो जिसे कहा जाता है, उसमें टॉप पर कौन आता है, आपका आता है बालाघाट। जी हाँ, लगभग 1000 पुरुषों पर 221 महिलाएं यहाँ पर हैं। और सबसे कम लिंग अनुपात, सबसे कम सेक्स रेशियो किसका है, सबसे कम सेक्स रेशियो है आपके भिंड का। और भिंड से एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर बनता है, सबसे अधिक तापमान भी यहीं पाया जाता है और सबसे कम वर्षा भी यहीं पर होती है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में महिला एवं पुरुष साक्षरता प्रतिशत क्या है। यह इसका आंसर आप लोगों को देना है। महिला एवं पुरुष साक्षरता प्रतिशत बताना है, वो भी 2011 की जनगणना के अनुसार। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइए और आपने आंसर दीजिए। काफ़ी लोग आंसर दे रहे हैं और जो लोग नहीं दे रहे हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगा प्लीज़ आंसर दीजिए। और काफ़ी कम व्यूअर्स आ रहे हैं, तो इस तरीके से हमारा मोटिवेशन कैसे बन पाएगा। तो प्लीज़ अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े और हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रख सकें। अगर आप चाहते हैं कि हम लोग इसे कंटिन्यू रखें तो अधिक से अधिक संख्या में देखिए और लोगों को शेयर करिए प्लीज़। इसके बाद देखते हैं हम लोग, जैसा कि सभी को मालूम है हमारी सीरीज़ चल रही थी जिसके अंतर्गत हम लोग मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वतों को डिस्कस कर रहे थे। हमने कल कुछ पर्वत डिस्कस किए और आज हम भी कुछ पर्वत डिस्कस करते हैं मध्य प्रदेश के। तो प्रथम यहाँ पर है आरावली पर्वत। सबसे पहली बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, आरावली पर्वत को वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट पर्वत माना जाता है। प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ था। मालवा के उत्तर पश्चिम पठार क्षेत्र में स्थित इन पर्वतों की ढाल काफ़ी तीव्र और सिर्फ चपटे हैं। क्योंकि यह चपटे क्यों है, क्योंकि यह अवशिष्ट पर्वत है, इट मीन्स प्राचीन पर्वत है। इन पर्वत श्रेणी की पर्वतों की ऊंचाई क्या है, 304 से 914 मीटर तक है। परंतु आबू के पास माउंट आबू इसका सबसे ऊंचा शिखर है। शिखर पर इसकी ऊंचाई लगभग 1158 मीटर ऊंची है। पृथ्वी पर सबसे प्राचीन यह पर्वत, जैसा कि मैंने आपको बताया पृथ्वी का सबसे प्राचीन पर्वत यह है। पर्वत श्रृंखला पर्वत तथा किलों के रूप में विद्यमान है। यहाँ एक दूसरे के समांतर उत्तर दक्षिण दिशा में दिल्ली के पास से गुजरात अहमदाबाद तक 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। यह दिल्ली के पास दिल्ली की पहाड़ियों के नाम से भी जानी जाती है, यानी विभिन्न क्षेत्रों में इसके नाम भिन्न भिन्न नाम रखे जाते हैं। सेकंड देखते हैं अमरकंटक पर्वत, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1066 मीटर ऊंचाई है और यह पर्वत श्रेणी पूर्व की ओर छोटा नागपुर के पठार में समाप्त हो जाती है। सेकंड हमारा पर्वत है महादेव श्रेणी, जैसा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महादेव श्रेणी सतपुड़ा के पूर्वी विस्तार को कहते हैं। प्रदेश में इसका विस्तार छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सिवनी तथा होशंगाबाद जिले में है। इसका निर्माण बलुआ पत्थर एवं क्वार्टर चट्टानों से हुआ है। प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पचमढ़ी, धूपगढ़ इसी श्रेणी पर स्थित हैं। यह उष्णकटिबंधीय वन विस्तृत रूप में पाए जाते हैं। इसी के साथ हमारा आज का करंट अफेयर डिस्कशन समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।